हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, सब बच्चे बैठ जाइए। बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे हम, और कोई फालतू बात नहीं, पढ़ाई पे चलिए। और इसमें आप लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि जीन डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, सम टोटल को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है ना बेटा। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारी अर्थ पे टोटल स्पीसीज जो डिस्कवर्ड है वो मोर देन 1.5 मिलियन है, और टोटल कितना है जो रॉबर्ट मैंने कहा 7 मिलियन है। अगर 7 मिलियन टोटल, 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड, 22% ही डिस्कवरी है। इसमें मोर देन 70% एनिमल, 22% प्लांट। लेकिन प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि दो दिक्कत है। एक तो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन मेथड से उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रोब हैं जो कल्चर मीडिया पे ग्रो ही नहीं करते, क्योंकि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट बाहर लिविंग सिस्टम से बाहर ग्रो नहीं करता है। इसलिए बेटा हमने उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि अगर उनके बायोकेमिकल, उनके मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करते हैं तो उनकी अकेले की डाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाएगी। पाई चार्ट भी आपने देख लिए, और पाई चार्ट्स में आपने यहां पर 1 2 3 4 भी लिख ही लिया कि किस तरह से, किस ऑर्डर में आगे बढ़ना है हमें। अगर इस तरह से आ जाता है तो भी पाई चार्ट में, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि इंसेक्ट, अदर एनिमल ग्रुप, मॉलस्क, क्रस्टेशिया, तो ये सही मानना है। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपको सही मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन किसी भी तरह से फ्रेम हो सकते हैं, आपको हर तरह से तैयार रहना है। अब आज आगे बढ़ते हैं, और आज इसी को कंटिन्यू करें तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, हमने इंडिया की बातें भी कर ही ली थी। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया है कि जैसे जैसे डाइवर्सिटी, मतलब जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होती चली जाती है। फिर उसके बाद हमने यहां पर कहा कि कोलंबिया इक्वेटर के क्लोज है तो 1400 बर्ड स्पीसीज वहां है, इंडिया 1200 है, न्यूयॉर्क 105 है, 41 डिग्री, और 71 डिग्री ग्रीनलैंड ओनली 56। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। नीचे इसके और भी कुछ डेटा दिए हैं, उनको अभी रटना मत, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अभी फिलहाल हमने इसके नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है वो भी समझ लिया है कि ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि आपने कह दिया लॉन्ग हाई मोर है, लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम है, हाई निके स्पेशलाइजेशन है, मोर सोलर एनर्जी है। गजब, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं आज, और आज हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को समझेंगे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का लॉस करेंगे और फिर उसको बचाएंगे। आज यही काम करना है हमें। तो यहां सबसे पहले स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, बहुत आराम से चलते जाइए। ये टफ हो रही कहा है, शब्द क्या है, कुछ और है क्या, कुछ और है, हैं? अच्छा, आशीष वाजपेयी सर, क्या टफ हो रहा है? बेटा चुप रहो, टफ हो रहा है तो इधर इधर देखो। अच्छा ऐसा भी है, बहुत बढ़िया। मजा आ गया बहुत बढ़िया।
चलो चलो भाई, आगे आगे देखो बेटा, पढ़ो बेटा। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साइंटिस्ट का नाम है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच का रिलेशन हमें समझाया है। एरिया और स्पीसीज रिचनेस का रिलेशन हमें समझाया है। वैसे तो बहुत पहले की बात है, आपने भी कहा था कि जैसे जैसे एरिया साइज बढ़ती जाती है, डाइवर्सिटी भी, लेकिन एक लिमिट तक। बेटा ये लिमिट क्यों आ जाती है? ठंड रखो, ठंड रखो। आज आप एक इकोसिस्टम में आए हैं, यहां पर आकर आपने 4 बराबर की रस्सियां 1-1 मीटर की लेकर ऐसे लगा दी बेटा। इसके अंदर स्पीसीज को काउंट किया, पता लगा कि 5 स्पीसीज यहां है। बेटा रस्सी की साइज बढ़ाओ, और अब देखा तो यहां पर 5 तो पुरानी थी ही, 5 नई और मिल गई। और रस्सी की साइज बढ़ाओ, 10 तो पुरानी थी ही सही, 5 नई और मिली। ओहो यार, एरिया साइज बढ़ रहा है तो डाइवर्सिटी बढ़ रही है। और रस्सी की आराम से, और जब और साइज बढ़ाई, क्या हुआ? ये 15 की 15, कोई नई मिली ही नहीं। वही स्पीसीज वापस रिपीट हो रही है जो पहले वाले एरिया में थी, और हमने रस्सियों की साइज बढ़ाई तो फिर वापस 15 रिपीट हो रहा है। ओहो, एरिया साइज बढ़ने के साथ डाइवर्सिटी, लेकिन क्योंकि एक लिमिट के बाद वही स्पीसीज बार बार रिपीट होती है जो पहले वाले एरिया में है। तो ये हमेशा के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया कि एरिया साइज बढ़ती जाएगी तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक ही ऐसा होता है, और इस बात को आप यहां ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो बेटा। और यहां पर अगर आप देखें तो आप बच्चे देख पाएंगे कि इस तरह से एरिया साइज जैसे ही बढ़ती, रुक जाओ, बढ़ती तो डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट तक। जिस इक्वेशन से आपने ये प्लॉट किया है वो S = CAZ है बेटा। यहां S और A के बीच में ग्राफ बनाया गया है। S बोले तो, A बोले तो, दोनों के बीच ग्राफ है। और यहां पर जैसे जैसे यहां पर एरिया साइज बढ़ रही है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट तक, बाद में कांस्टेंट हो रहा है। जब आप इसी इक्वेशन को लॉग स्केल पर लेके आते हैं तो यहां पर आप देख पाते हैं कि ये रहा log S = log C + Z log A। क्या ऐसा ही हो रहा है? और लॉग स्केल पर लाकर जब इसको दोबारा प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है बेटा। स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ आता है लॉग स्केल पर, मतलब इस वाली इक्वेशन से ये वाला ग्राफ है, इस वाली इक्वेशन से ये वाला ग्राफ है। यहां log S का मतलब स्पीसीज रिचनेस ही है। CY इंटरसेप्ट है बेटा, Z स्लॉप है बेटा, लाइन का स्लॉप, ढलान। A एरिया है बेटा। इसी स्लॉप को रिग्रेशन कॉफिशिएंट के नाम से भी पुकारते हैं, रिग्रेशन कॉफिशिएंट के नाम से भी पुकारते हैं। NCERT टर्म लिख रही है, स्लॉप ही है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप, जब आपने इसको लॉग स्केल पे लिया तो स्ट्रेट लाइन, और नॉर्मली आपको वो वाला ग्राफ तो मिल ही रहा है जो S = CAZ से आ रहा है। मन में क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रेट लाइन लेने की क्या जरूरत आ गई? हमें तो उसी ग्राफ से समझ में आ गया था ना कि एक लिमिट तक डाइवर्सिटी बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों ली जा रही है? तो बेटा इसके लिए 2 जवाब आपको देना है। पहला जवाब है कि स्ट्रेट लाइन लेकर आपको समझाना चाहते हैं कि कैरेक्टर 2 तरह के होते हैं। कैरेक्टर एनालिटिकल और सिंथेटिक। क्या क्या शब्द बोला मैंने?
जो कैरेक्टर प्रैक्टिकल करके फाइंड आउट होता है वो एनालिटिकल होता है, और जो कैरेक्टर कैलकुलेशन से आता है वो सिंथेटिक होता है। जैसे एक दिन की बात है, आप और हम एक तालाब के किनारे घूम रहे थे, एजुकेशनल टूर था। आप में से एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर इस तालाब में कितनी मछलियां हैं। मैंने कहा बेटा यार पूछते क्या हुआ, आओ ट्रैप करके देखते हैं। तो हमने जाल लिया और एक कोने पे आ गए और वहां पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया हमने और उस पे जाल लगा दिया। जैसे ही पहला ट्रैप लिया 20 मछलियां आ गई। बहुत मछलियां हैं यार यहाँ तो, ऐसा कह के और छोड़ के मछलियों को वापस और घूम फिर के आ गए। लेकिन जिस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसके मन में अभी भी है कि मैंने तो टोटल मछलियां पूछी थी, सर ने तो बहला दिया कि बहुत है, बहुत क्या है। उसने यही सोचकर मुझे दोबारा फोन किया कि सर मैंने तो टोटल पूछा था ना आपसे, आपने तो कहा कि बहुत है, बहुत कितनी है वो जानना है मुझे। तो बेटा यार पहले कहते, अब तो घर आ गए, चलो एक काम करो कल सर्वम आओ, बैठ के कैलकुलेशन करते हैं। अब वहां पर जैसे ही नेक्स्ट डे बच्चा आता है, हम दोनों बैठ के कैलकुलेशन करेंगे। उसके पहले तालाब के नियर बाई कुछ लोग, उनको फोन करके पूछा कि भाई इस तालाब का नियर बाई एरिया टोटल कितना एरिया है। तो उन्होंने कहा कि 20 मीटर स्क्वायर है। तो हम दोनों बैठ के कैलकुलेशन करने लग गए कि 1 मीटर स्क्वायर में आती है 20, तो 20 मीटर स्क्वायर में आएगी 400। क्या हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है? बेटा मल्टीप्लाई तो सही किया है लेकिन तरीका गलत है। अरे हो सकता है जिस जगह हमने पहली बार जाल लगाया वहां पहले से किसी ने दाना डाल रखा हो, सारे तालाब की वहीं इकट्ठा हो रही हो, बाकी में कुछ हो ही ना। तो जो वहां करके आए वो एनालिटिकल है, जो अब कर रहे हैं वो सिंथेटिक है। मीनिंग समझ में आ रहा है? अरे ऊपर वाला ग्राफ एनालिटिकल है, नीचे वाला ग्राफ सिंथेटिक है क्योंकि कैलकुलेशन से आया है। अरे और इस स्ट्रेट लाइन की बेसिस पर आप यहां पर दूसरा, इस स्ट्रेट लाइन की बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हो एक से ज्यादा एरिया के बीच में। जैसे यहां पर आपने ये कहा कि ये रहा एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, आप एक से ज्यादा एरिया के बीच में कंपेयर कर सकते हो बेटा। यहां जैसे मान लीजिए मैंने इस पे लिख दिया A, इस पे लिख दिया B, इस पे लिख दिया C। जल्दी से बताओ, जब हम B से A की तरफ जा रहे हैं तो B के कंपैरिजन में A वाली लाइन का ढलान, और जहां ढलान ज्यादा है वहां Z वैल्यू, और जहां Z वैल्यू या स्लॉप ज्यादा है उस एरिया की डाइवर्सिटी भी। गजब गजब, बहुत ही बढ़िया, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। और ऐसे कर्व को आप मोर स्टीपर कर्व के नाम से पुकारते हैं। स्टीपर, स्टीप मतलब कि ढलान बढ़ना, ढलान बढ़ना। बी के कंपैरिजन में जब सी पे आए तो यहां का जेड वैल्यू कम, क्योंकि लाइन का स्लॉप कम तो डाइवर्सिटी भी कम। तो ये वाला कर्व मोर स्टीपर या लेस स्टीपर? लेस स्टीपर, लेस स्टीपर होगा बेटा। तो यहां पर आपके एनसीईआरटी आपसे यही पूछ रही है कि मोर स्टीपर और लेस स्टीपर में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यहां पर जल्दी बताओ, जिस एरिया की डाइवर्सिटी ज्यादा वहां की जेड वैल्यू, वहां कर्व के स्लॉप, तो वहां के कर्व लेस या मोर स्टीपर? बहुत बढ़िया। जिस एरिया की डाइवर्सिटी कम वहां की जेड वैल्यू, वहां लाइन का स्लॉप कम, वहां के कर्व लेस स्टीपर। तो क्या आप एक से ज्यादा एरिया के बीच कंपेयर कर सकते हो? तो फिर तुरंत मुझे आंसर कीजिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट में कहां का कर्व लेस स्टीपर, कहां का कर्व मोर स्टीपर? कैसे कैसे पहचाना आपने? आपने डाइवर्सिटी से पहचाना। जहां की डाइवर्सिटी ज्यादा वहां स्लॉप ज्यादा, जेड वैल्यू ज्यादा, मोर स्टीपर आएगा। बहुत ही गजब। कुछ बातें जो डायरेक्ट याद करने की है, क्योंकि
प्रैक्टिकल हमने नहीं किया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया है। तो जो बातें उन्होंने डायरेक्ट बताई वो तो हमें डायरेक्ट ऐसे ही आनी चाहिए। जैसे उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप छोटे एरिया में जाते हैं तो स्मॉल एरिया का Z वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आता है, लेकिन अगर आप बड़े एरिया में जाते हैं, एंटायर कॉन्टिनेंट बड़े एरिया में अगर आप चले जाते हैं तो Z वैल्यू वहां का 0.6 से बढ़कर 1.2 तक हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप चले जाते हैं तो यहां पर मैमल्स और फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए यहां का Z वैल्यू अगर आप देखोगे तो बच्चों यहां का Z वैल्यू 1.15 आ रहा है। तो तुरंत आंसर करो रे बेटा, स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कहां का Z वैल्यू सबसे ज्यादा? अरे लार्ज एरिया का 1.2 बड़ा होता है 1.15 से। फिर आप कहेंगे सर आई से कैसे? डाइवर्सिटी तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, फिर क्या मामला है? अरे सोच बदलो बेटा, देश बदलेगा। इधर इसके नीचे क्या लिखा? मैमल और फ्रूट ईटिंग। कहो ट्रॉपिकल एरिया में 2 ही टैक्सा का इतना Z? नहीं समझ पा रहे क्या? ट्रॉपिकल एरिया में 2 ही टैक्सा का इतना Z? अगर सारे टैक्सा कंसीडर करके आपने बनाया तो गजब हो जाएगा, वहां का Z बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन फिलहाल तो जो डेटा आपके सामने है उसी को ध्यान रखना है कि स्मॉल एरिया में Z वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच आती है, लार्ज एरिया में 0.6 से 1.2 के बीच आती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में Z वैल्यू 1.15 तक आती है। कुछ बातें जो डायरेक्ट याद रखने की है वो है, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेटा एनसीईआरटी भी दे रही है। बेटा एनसीईआरटी ने ये वाला ग्राफ जो येलो वाला है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है, तो आपको भी इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहना है, क्योंकि हाइपरबोला पैरा कौन क्या बोला, ये कवरेज क्षेत्र के बाहर है लेकिन आपके कवरेज क्षेत्र में है। आप तो समझते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह देते हैं सर हाइपरबोला ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, वो आप फिजिक्स वाले सर से बातें करें। कवरेज क्षेत्र से बाहर मैं तो यही कहूंगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो है। चेपो है, कहां क्या लिखा हुआ है? रिग्रेशन कॉफिशिएंट। बेटा रिग्रेशन कॉफिशिएंट अगर शब्द मिलता है एनसीईआरटी में तो उसका मतलब स्लॉप का ही लेना है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट मतलब स्लॉप से ही लेना है आपको। पूछो बेटा, नोट कर लिया? नेक्स्ट माइनर में इकोलॉजी कंप्लीट आने वाली है, कंप्लीट बेटा। अगले संडे को ही तो है, अगले संडे को नहीं है, इसके बाद फिर है। अच्छा मतलब इस नहीं ये एक संडे तो ये परसों आ गया, उसके बाद वाले संडे में है ना। और ऐसे कैसे पूछेंगे? नाम लिख के देंगे। हाँ क्योंकि एंटायर कॉन्टिनेंट है, हमें क्या पता उसमें ट्रॉपिकल भी आ रहा हो तो। अगले पत्ते पे चलूं? आराम से बेटा। वो कैरेक्टर जो प्रैक्टिकल करके फाइंड आउट होते हैं वो एनालिटिकल है, और जो कैलकुलेशन से आते हैं सिंथेटिक है।
सिंथेटिक, हाँ बेटा, जो प्रैक्टिकल करके फाइंड आउट होगा वो एनालिटिकल होगा, और जो कैलकुलेशन से आएगा वो सिंथेटिक होगा। सिंथेटिक कैरेक्टर एग्जैक्ट वही हो ऐसा जरूरी नहीं है। पेज आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उस ऊपर वाले कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये तो हो गया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब चलते हैं बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आराम से जल्दी जल्दी, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बाद जो पैराग्राफ जो पेजेस आपको लिखे हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें डेविड टिलमैन और पॉल एरलिच हैं, वो बातें हो चुकी है। डेविड टिलमैन के आउटडोर प्लॉट्स में हमने देखा था कि जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, वहां लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास, लेस इंपैक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज। और पॉल एरलिच ने कहा था कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस हाँ बेटा वही सेम, लेकिन इस ग्राफ में केवल स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है तो वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का सिग्निफिकेंस ये भी है कि एक से ज्यादा एरिया में कंपैरिजन हो जाएगा। जब ढलान बढ़ेगी तो स्लॉप बढ़ेगा, और स्लॉप तब बढ़ता है जब जेड बढ़ता है, और जेड तब बढ़ता है जब डाइवर्सिटी बढ़ती है। यस, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एनसीईआरटी। उसके बाद नेक्स्ट चलें, आप आगे बढ़े। चलो भाई आगे चले बेटा। हाँ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब बातें लॉस की होती है तो बातें एक्सटिंक्शन की आती है, और एक्सटिंक्शन तो 3 प्रकार का होता है, नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरली कुछ स्पीसीज आ रही है तो कुछ जा भी रही है। जो नेचुरल सिलेक्शन में फिट नहीं हो पा रही उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल तो फिटेस्ट का ही है। मास एक्सटिंक्शन का मीनिंग है कि एक बल्क चला जाए,
ये बल्क किसी कैटास्ट्रॉफ की वजह से जा सकता है। कैटास्ट्रॉफ प्राकृतिक आपदा को कहते हैं, जैसे डायनासोर चले गए, ये मास एक्सटिंक्शन में काउंट होता है। एंथ्रोपोजेनिक जो आज ह्यूमन कर रहा है, ह्यूमन की वजह से जो हो रहा है उसे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के नाम से पुकारा गया है। जब आप इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सर आपको वहां बताएंगे कि 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन के एपिसोड हो चुके हैं, अलग अलग ईरा में अलग अलग 5 एपिसोड मास एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं। अब जो चल रहा है वो बिल्कुल 6th एपिसोड चल रहा है, और ये पहले वाले 5 के कंपैरिजन में 100 से 1000 टाइम मोर हो रहा है। इस लेवल पर एक्सटिंक्शन हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक। आखिर ह्यूमन ऐसा कर क्या रहा है इस लेवल पे एक्सटिंक्शन, समझना पड़ेगा। देखो मामला लॉस का है, सीरियस रहना है, हंसी मजाक नहीं चलेगी बेटा इसमें। तो ह्यूमन ऐसा क्या कर रहा है वो बातें जाननी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रूफ तो दें कि देखो एक्सटिंक्शन किस रफ्तार से हो रहा है। और इसके लिए सबसे पहले बेटा आपको लिए चलते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर। इन आइलैंड्स पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था पहले, लेकिन ह्यूमन वहां भी पहुंच गया। सिर्फ पहुंचा नहीं, वहां जाकर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली। ओहो, अगर ऐसा हुआ तो वहां रहने वालों की नेचुरल लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि ह्यूमन की प्रेजेंस में वहां रहने वाले न तो ढंग से फीड कर पाते न ब्रीड। अरे लगातार नंबर कम होते चले गए, और देखते ही देखते 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई बेटा। बच्चों संभालो अपने आप को बेटा। यहां पर मैंने नेटिव लिखा है, नेटिव मतलब उन आइलैंड से गई है, दुनिया से नहीं। सही बात है, लेकिन अगर आइलैंड से गई है तो नंबर तो कम हुए हैं, और नंबर कम हुए हैं तो दुनिया से जाने का खतरा बढ़ गया है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आज IUCN 2004 के डेटा को देखते हैं, IUCN क्या सब बच्चे जानते हैं IUCN? अच्छा बता तो, इंटरनेशनल यूनियन। गजब, मैं समझ गया बेटा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर 2004 के डेटा को देखें तो पिछले 500 सालों में बेटा हमने लास्ट 500 ईयर्स हमने 784 स्पीसीज को खो दिया है। इस लेवल पे दुख, ये वो है जो नॉन है। अननॉन कितनी गई होगी कुछ पता नहीं है। 338 वर्टिब्रेट्स चले गए, 359 इनवर्टिब्रेट्स भी हमारे बीच, 87 प्लांट्स ने भी हमारा साथ। समझ पा रहे हैं आप? अफसोस जताने से काम नहीं चलेगा, ये सब याद करना पड़ेगा। यहां ये अफसोस जता के बैठे रहते हैं बस। ये देखो बेटा, इस लेवल पर एक्सटिंक्शन हो रहा है। अगर आज रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल आपको देंगे, सब बच्चे कोई नहीं बोलेगा बीच में, चुपचाप सुनेंगे बस। रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहां पर
डोडो, क्वेगा, फिर वही बात, इधर कोई नहीं बोल रहा, इधर देखो, थाईलेसीन। मैं कोई किसी की कंट्री पूछ ही नहीं रहा आपसे, क्यों जबरदस्ती आप बोल रहे हैं? कोई नहीं, चुपचाप रहो। डोडो चली गई बेटा, क्वेगा नहीं रहा, थाईलेसीन नहीं रहा, और बेटा इसमें आप ये देखो बाली चला गया बेटा, यहां पर कैस्पियन चला गया, जावा चला गया। इसको जावा कहना, जवान नहीं, कैस्पियन चला गया। तो ये सब हमारे बीच नहीं रहे। बाली, जावा, कैस्पियन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है बेटा, ये अब नहीं है। तो यहां ये सब रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल है। डोडो बर्ड है, बर्ड, क्वेगा अफ्रीकन जेब्रा है, ये जेब्रा भी अब नहीं रहा। थाईलेसीन ये ऑस्ट्रेलिया से फॉक्स टाइगर है तो फॉक्स, लेकिन टाइगर जैसी लाइनिंग है बॉडी पर। स्टीलर सी काउ एक्वेटिक मैमल है, ये एक्वेटिक मैमल है। बाली, जावा, कैस्पियन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है बेटा, है बेटा। मैं सब अपने आप लिख दूंगा अभी, आप यहां पर सब बच्चे बोर्ड पे देखते रहें। इधर जगह रखिएगा नोटबुक में, मैं सब लिख दूंगा। यहां पर आज की तारीख में 12% बर्ड, 23% mammals, 32% amphibians, 31% gymnosperm। बेटा अरे ये परसेंटेज देखो, सबसे ज्यादा किसकी है? कहा था ना कल मैंने, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को है। क्यों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा काटे जा रहे हैं। एनसीईआरटी लिख रही है एक्सटिंक्शन रैंडम नहीं हो रहा, किन्हीं पे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और वो कौन है उसमें सबसे ज्यादा? एम्फीबिया। क्योंकि आज 14% लैंड एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन केवल 6% एरिया पे रह गया, आधे से कम हो गया। इसका मतलब समझ जाइए कि वहां रहने वाली स्पीसीज कहां गई होगी, एक्सटिंक्ट हो रही है। क्योंकि एम्फीबिया के लिए सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट ट्रॉपिकल एरिया है, मैक्सिमम स्पीसीज वहीं रह रही है बेटा। तो ये सब तो सब बच्चों को क्लियर हो गया है तुरंत बेटा। मैं समझ रहा हूं बेटा, आपके क्लास में बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है, घातक बच्चे हैं। बाली, जावा, कैस्पियन, इंडोनेशियन और उससे बाहर वाले टाइगर भी हैं, इसलिए यहां एक कंट्री का नाम नहीं लिख सकते बेटा। मतलब आपने कैसे कंपेयर कर लिया कि नहीं हो रहा ज्यादा? बेटा जिस ड्यूरेशन की बातें पहले हो रही थी
उस ड्यूरेशन को अगर कंपेयर करें तो कम समय में अब ज्यादा हो रहा है, ये कह रहे हैं यहां पर। उस एरिया से एक्सटिंक्ट हुई है, आइलैंड से, दुनिया से नहीं। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो वहां की बर्ड्स, 2000 नेटिव बर्ड जो आइलैंड पे रहती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई बेटा। मैंने, अब आप कहेंगे कि सर 2000 तो वही चली गई, फिर आप यहां 784 लिख रहे हो। ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो दुनिया से चली गई 784, वो आइलैंड से गई है। पहले ही समझा दिया था, ये दुनिया से नहीं गई, ये आइलैंड से, ये आइलैंड से, ये दुनिया से गए हैं। एंथ्रोपोजेनिक में मास नहीं है। स्लोली वो मास एक एरिया से हुआ है, धरती से थोड़ी हो गया। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन से ज्यादा रफ्तार से चल रहा है, रफ्तार तेज है, ड्यूरेशन कम है, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। 20 साल में 27 स्पीसीज गायब हो गई, आगे लिखा है एनसीईआरटी ने ऐसा। हाँ, वो अब जाएंगे, खतरे के निशान पर है 12। इसके आगे लिख लेना, ये सब के सब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, अभी ये एक्सटिंक्ट नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा इन्हीं को है। अभी वो भी बताते हैं आपको। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, पेज आगे बढ़ा दूं? कोई बात नहीं, जल्दी बेटा जल्दी। नेक्स्ट पेज। अगर आज हम थ्रेटन्ड स्पीसीज को, थ्रेटन्ड का मतलब होता है खतरे में आई हुई, थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी को बनाते हैं तो बेसिक 3 कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरी कैटेगरी आती है एंडेंजर्ड, तीसरी कैटेगरी आती है वल्नरेबल। क्या डिफरेंस है तीनों में, समझो बेटा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड उनको कहा है जिनका अभी अभी इमीडिएट फ्यूचर खतरे में आ चुका है। इनको तो मतलब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कंजर्वेशन की, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इमीडिएट फ्यूचर। लेकिन जिनका नियर फ्यूचर खतरे में होगा, ये भी कंफर्म हो गया, ये है एंडेंजर्ड। जिसके नंबर अभी ज्यादा है, अभी इसको बचाना सबसे आसान है। नंबर ज्यादा है लेकिन ह्यूमन का लालच इसे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगर ऐसा है तो इस पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि तीनों कैटेगरी एक साथ समझ में आ जाए। मान लीजिए एक स्पीसीज, कोई भी एक स्पीसीज है एक्स,
जिसको कि कभी हमने देखा था कि 50,000 इंडिविजुअल हुआ करते थे, लेकिन देखते ही देखते 20,000 रह गए, 2,000 रह गए, अरे 200 ही रह गए। समझ जाइए, 200 ही रह गए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 2,000 एंडेंजर्ड, 20,000। कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है? जो अभी अभी खतरे में आई गया, अगर नहीं बचाया तो एक्सटिंक्ट, वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जिसके नंबर क्रिटिकली एंडेंजर्ड से ज्यादा है लेकिन खतरे में पहुंच चुका है, वो एंडेंजर्ड। और जिसके नंबर अभी बहुत ज्यादा है लेकिन 50 से 20 पे आया है, इसका मतलब और एक्सप्लॉइटेशन तो चल रहा है। तो ये है वल्नरेबल बेटा। IUCN खतरे में आई हुई स्पीसीज को रेड डेटा बुक के अंदर मेंशन करती है बेटा। IUCN खतरे में आई हुई स्पीसीज को रेड डेटा बुक में मेंशन करती है, जहां पर थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं बेटा। थ्रेटेंड प्लांट प्लस एनिमल दोनों रखे जाते हैं। जो खतरे में आ चुके हैं और इनफैक्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो भी इसके अंदर है, लेकिन ज्यादातर ये डेटा यहां पर है। ग्रीन डेटा बुक भी आती है, ग्रीन डेटा बुक। ग्रीन डेटा बुक के अंदर केवल प्लांट है और उसके अंदर भी रेयर प्लांट जो कंजर्व किए जा चुके हैं, जिनका कंजर्वेशन हो चुका है, उनको आप ग्रीन डेटा बुक में रखते हैं। बच्चों रेयर किसको कहते हैं? रेयर, रेयर का मतलब होता है लीस्ट नंबर इन नेचर। इसके पीछे दो बातें हो सकती है। इसका नंबर नेचर में सबसे कम क्यों है? क्योंकि पहली बात, या तो ये एंडेमिक है, या तो ये, या फिर इनका बायोटिक या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ही कम है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल लो है। तो रेयर किसको कहते? लीस्ट नंबर इन नेचर, जिसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो एंडेमिक है या उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ही कम है, बहुत कम है। तो इसलिए उनको किस में रखा जाएगा? रेयर। और रेयर को तो बचाना मस्ट है भाई, वो तो वैसे ही चले जाएंगे थोड़े ही खतरे में। तो यहां पर इनको ग्रीन डेटा बुक में जो रेयर प्लांट है उनको आपने ग्रीन डेटा बुक के अंदर मेंशन किया है। ग्रीन से प्लांट का ही सिंबल है, प्लांट ही इसमें मेंशन किए जाते हैं। तो ये सब बातें क्लियर हो गई। खतरा बहुत है, खतरे के किस तरह से हो रहा है प्रूफ हमने ले लिए, लेकिन खतरा क्यों हो रहा है, कारण तो ह्यूमन है। ह्यूमन कर क्या रहा है अब हम समझेंगे। तो पहले ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। मतलब वो रेयर प्लांट जिनको कंजर्व किया जा चुका है वो है ग्रीन डेटा बुक में, ठीक है। एंडेमिक जो किसी एरिया में, एरिया विशेष में ही मिलती है, पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। ये सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी हमने, एंडेमिक कीस्टोन। इसका कंजर्वेशन कर लिया है, जैसे कभी क्वेश्चन आए कि रेयर प्लांट बॉटनिकल गार्डन में है, कहां मेंशन होगा?
ग्रीन डेटा बुक में है। वैसे थ्रेटेंड स्पीसीज की 8 कैटेगरी होती है, लेकिन हमने बेसिक 3 कैटेगरी आपके सामने लिखी है। अरे अभी थोड़ी देर में अपने आप 25 होगा। वो मैं कह रहा हूँ था, वो थोड़ा 1-2 डिग्री ऐसे चलता रहता है। देखो 26 हो गया, मैंने कहा था ना, अभी देखना आप 27 से 26 पे आ गया। अब अभी देखना 25 पे आएगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर कर रखा है 25, तो थोड़ा वो वेरिएबल रहता है। अभी 25 पे आएगा और वापस ठंडा करेगा। कर लिया थ्रेटेंड में, क्योंकि वो तो किसी न किसी कैटेगरी में पहुंच चुके होंगे अब तक तो। हाँ भाई, रेड डेटा बुक में तो सारे खतरे में आए हुए हैं, वो चाहे रेयर हो चाहे कोई भी हो, प्लांट एनिमल सब। लेकिन स्पेशली जो रेयर प्लांट जिनको कंजर्व किया जा चुका है, उनके लिए कौन सी बुक है? ग्रीन डेटा बुक। अब आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। हाँ, सब बच्चों ने लिख लिया? यहां रेयर प्लांट जिनका कंजर्वेशन कर लिया है, उनको कौन सी बुक में रखेंगे? ग्रीन डेटा बुक में। खतरे से बाहर हैं, क्योंकि हमने उनको बचा लिया है। वो बॉटनिकल गार्डन में हो सकते हैं, सीड बैंक में हो सकते हैं, कहीं भी आपने उसको रखा हुआ है। अब इसके बाद कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं। 24 में रीनीट हुआ था, जो सवाई माधोपुर वाला केस हो गया था ये वो, तो जो रीनीट था उसमें 6 क्वेश्चन केवल बायोडाइवर्सिटी से थे ना बेटा? 6 क्वेश्चन केवल बायोडाइवर्सिटी से आए थे। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, ये छोटा पोर्शन, अरे बहुत सिंपल, बस बच्चे इसको सोचते याद करना रटना, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। गलत है। आजकल जो रिसेंट चीजें हो रही है उन पे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप बायोटेक को ले लीजिए, बायोडाइवर्सिटी को ले लीजिए, आप मॉलिक्यूलर वाला पार्ट ले लीजिए, तो ये सब बातें, इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि रिसेंटली यही सब कुछ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और अब कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या कारण हैं? कारण तो साफ है, ह्यूमन है।
लेकिन ह्यूमन कर क्या रहा है अब चर्चा करेंगे, और इसके लिए 4 मेजर कारण है जिनको आप एविल क्वार्टेट के नाम से पुकारते हैं बेटा। एविल मतलब बुराई ले लीजिए, क्वार्टेट मतलब 4 बुराइयां हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। इसका टिपिकल हिंदी मीनिंग तो बहुत अलग है, आप तो केवल 4 बुराई कह दीजिए। टिपिकल हिंदी में तो इसको चांडाल चौकड़ी कहते हैं। एक शब्द होता है ये, मतलब जो घातक बुराई होती है उसको इसी तरह से पुकारा जाता है, और 4 है तो चौकड़ी है, समझ रहे? और यहां हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion, और को-एक्सटिंक्शन। एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए, चारों भी एक साथ आ जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन पे देना है। मेजर कोज ए मेजर यही है, इससे सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है। बच्चों, किसे कहते हैं हैबिटेट लॉस, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, दोनों अलग अलग करके बताएंगे। आज जिस रफ्तार से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट लगातार कम होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि 14% लैंड एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होना चाहिए था, केवल 6% एरिया पे बचा है, आधे से कम हो गया। इसका मतलब वहां रहने वाले कहां गए होंगे, सब मर रहे हैं। फॉरेस्ट के कट होने में एक बड़ा कारण जूम कल्टीवेशन होता है। फॉरेस्ट के कट होने में एक बड़ा कारण जूम कल्टीवेशन है। बेटा, ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ लोग फॉरेस्ट के बड़े एरिया को काट देते हैं और बचे हुए स्टम्स को जला देते हैं, इसलिए इसको स्लेश एंड बर्न भी कहा जाता है। जो राख बनती है, जलने के बाद जो राख बनती है, उस राख को जूम कहते हैं। राख को किस नाम से पुकारते हैं? और जूम पर होने वाला कल्टीवेशन, समझ पा रहे हैं आप? राख शुरुआत में मिनरल का काम करती है, फसल सोयाबीन की क्रॉप अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे यील्ड में कमी आने लग जाती है, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही यील्ड कम हुई, कोई बात नहीं, आगे काट लो। जो पीछे उन्होंने 100-200 हेक्टेयर एरिया जो काटा था, उसको ऐसे ही खाली छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पीछे उसे दोबारा फॉरेस्ट बनने में 100 से 200 साल लगते हैं। इतने टाइम तक वहां रहने वाली स्पीसीज कहां जाएगी बेचारी, मर रही है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसको आप यहां पर, क्योंकि काट काट के आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहां पर ये समझ जाइए, जूम कल्टीवेशन को नाम स्लेश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी दिया जाता है। फॉरेस्ट के कट होने में यही सबसे बड़ा कारण है। मैं जो नेक्स्ट बोल रहा हूं उस पर थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा साथ साथ। आज जिस रफ्तार से शहरों में
पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगातार सीवेज का अमाउंट बढ़ रहा है। सीवेज उस गंदे पानी को कहते हैं जो हमारे घरों से, टॉयलेट से, किचन से, स्कूल से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, सब जगह से जा रहा है। हाँ, जा रहा है। और ये जो पानी निकल के जा रहा है उसे अल्टीमेट पास वाली वाटर बॉडी में गिराया जाता है, और वाटर बॉडी के अंदर जब इस लेवल पर ऑर्गेनिक मटेरियल जाएगा तो लगातार वो पानी वाली बॉडी बढ़ती जा रही है। समझ जाइए, ह्यूमन की वजह से सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं, एक्वेटिक लाइफ का भी नुकसान हो रहा है। सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं, एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंच रहा है। वो वाटर बॉडीज भी लगातार बढ़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनके अंदर पॉल्यूशन ही इतना बढ़ता जा रहा है। तो ये है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट ही खत्म कर दिया, और जब हैबिटेट ही खत्म कर दिया तो उसको हैबिटेट लॉस के नाम से पुकारेंगे। दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन। आज ह्यूमन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी नीड्स के लिए, जैसे ये रहा एक बड़ा फॉरेस्ट, बहुत बढ़िया घना फॉरेस्ट है, बड़ा फॉरेस्ट है, लेकिन ह्यूमन को लगा कि इधर वाले शहर और इधर वाले शहर में घूम के आना पड़ता है, डायरेक्ट मेगा हाईवे कर दिए ना 2 टुकड़े। अरे हाईवे बनाया जो बनाया, रेलवे ट्रैक डाल दिए, कर दिए ना 4 टुकड़े। कुछ टाइम बाद पता लगा कि यहां बहुत ऑयल रिजर्वायर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, खोल दी रिफाइनरी। ह्यूमन इन्वॉल्व होता ही जा रहा है, वाइल्ड लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब होती जा रही है। आज कहते हैं कि साहब हमने तो हाईवे बनाया है तो फॉरेस्ट के ऊपर से बनाया है, हमने एलिवेटेड हाईवे बनाया है। एलिवेटेड हाईवे का मतलब है पूरा ये जो ओवरब्रिज नहीं बनते क्या, पूरे फॉरेस्ट में ओवरब्रिज बना के निकाल देते हैं ताकि भाई नीचे वाले घूमते रहो। लेकिन जब ओवरब्रिज बन रहा होगा, क्या वो एक दिन में बन गया? सालों तक काम चला है, कितनी मशीनरी, कितने लोग वहां काम किए हैं, और उसकी वजह से वहां रहने वाले कितने डिस्टर्ब हुए हैं। तो ह्यूमन ने आज बड़े बड़े फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, और इस तरह से बड़े फॉरेस्ट का छोटे टुकड़ों में कट जाना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो यहां सबसे बड़ा कारण एंथ्रोपोजेनिक क्यों है, कुछ समझ पा रहे हैं क्या आप? आज ह्यूमन लगातार वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व होता जा रहा है। मैमल्स, कुछ ऐसे मैमल्स जैसे लायन, टाइगर और बर्ड्स को बड़ी टेरिटरी चाहिए घूमने फिरने के लिए। आज आपने उनकी टेरिटरी को सिमटा दिया है, और कहते हैं कि लायन गांव में मतलब कोई बाघ आ गया, कोई भेड़िया गांव में आ गया, अटैक कर रहा है, ऐसे हो रहा है। क्या गलती उसकी है? गलती हमारी है, हमने उसकी टेरिटरी को ही खत्म कर दिया है। बेचारा कहाँ जाएगा, वो कुछ तो खाएगा। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, आज ह्यूमन का लालच, ह्यूमन सिर्फ अपनी सोच के चलते हुए इस वाइल्ड लाइफ को बुरी तरह से एक्सटिंक्ट करता जा रहा है, और आने वाला समय बहुत बुरा हो सकता है अगर इस पे हमने इमीडिएट कंट्रोल नहीं किया तो आपको दोनों बातों का मतलब समझ में आ गया होगा। हैबिटेट लॉस क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसमें एक बात और मैं कह देता हूं फ्रेगमेंटेशन में ही, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहीं आ जाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है माइग्रेटरी एक्टिविटीज पर, माइग्रेशन, क्योंकि माइग्रेशन भी वाइल्ड लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्ट है कि यार इधर खाना खत्म हो गया, चलो दूसरे फॉरेस्ट में चलते हैं, इधर भयंकर गर्मी आ गई, चलो उधर चलते हैं, इधर भयंकर ठंड आ गई, ऐसे होता है। तो ये माइग्रेशन है। आज आपने रास्ते ब्लॉक कर दिए, हाईवे बनाकर, रेलवे ट्रैक बनाकर, और हाईवे बनाया, कोई जंगली जानवर ना आ जाए उसके लिए बड़ी बड़ी बाड़ लगा देते हैं दोनों तरफ, उनके तो रास्ते ही ब्लॉक हो गए। जिनको माइग्रेशन करना है वो माइग्रेशन तब करते थे जब अपने एरिया में स्ट्रेस आता था, तभी तो छोड़ के जाते थे। कौन छोड़ के जाएगा? जब स्ट्रेस आया और छोड़ ही नहीं पाए, मरेंगे वहीं पर। यही हो रहा है बेटा। तो माइग्रेटरी एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही है।
यहां पर लार्ज टेरिटरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से उनकी फीडिंग, उनकी ब्रीडिंग में दिक्कत आ रही है। बड़े बड़े फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, हमने फॉरेस्ट ही काट दिए हैं। तो ये सब चीजें यहां पर हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन में है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब ह्यूमन की नीड ग्रीड बनती है, आवश्यकताएं लालच बन जाती है, तब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। और इसी का नतीजा है कि आज पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काऊ आज हमारे बीच नहीं रहे बेटा। जो एग्जाम्पल जहां बता दिए वो एज इट इज याद हो जाना चाहिए। वहीं ओवर एक्सप्लॉइटेशन के 2 एग्जाम्पल हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, आप तो जानते हैं जब बाहर वाली खतरनाक आती है, मतलब बाहर से आने वाली स्पीसीज जब खतरनाक होती है तो नए, वही मतलब है बेटा, एलियन मतलब बाहर वाली स्पीसीज ही तो है। तो फिर जो घर वाली स्पीसीज है उसको खतरा होता है। अरे बेटा, ओहो हो, छोटी उम्र में बहुत अनुभव ले लिया है वाला। तो यहाँ इसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल चलते हैं ईस्ट अफ्रीकन विक्टोरिया लेक पर। और विक्टोरिया, अफ्रीकन विक्टोरिया लेक ऐसे लिख देते हैं। विक्टोरिया लेक के अंदर बेटा हमने देखा कि वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां रह रही थी जिनका नाम था सिचलिड। क्या नाम लिखा बेटा? अरे चिचलिड नहीं, सिचलिड है बेटा। छोटी छोटी मछलियां हैं। जब इनके नंबर एक्सीड कर रहे थे तो ह्यूमन ने सोचा कि यार बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड करते हैं, मतलब प्रीडेटर लाके छोड़ते हैं, खा पी के कंट्रोल कर देगा। तो उन्होंने नाइल पर्च नाम की बड़ी मछली लाके छोड़ दी। नाइल पर्च नाम की बड़ी मछलियां सिचलिड को खाने के लिए लाई गई। लेकिन आप तो अच्छे से जानते हो प्रीडेटर प्रूडेंट तब तक ही होता है जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अरे ऑप्शन ही एक होगा, उसी को खाएगा। खाया, इतना खाया कि निपटा ही दिया। बाद में भले से खुद भी मर जाए, क्योंकि जब ये खत्म तो ये भी मरेंगे, लेकिन एक बार तो निपटा दिया ना। अगर ऐसा है तो नाइल पर्च एलियन है, सिचलिड वहां की नेटिव है। तो एलियन ने आकर नेटिव को भारी नुकसान पहुंचाया है बेटा। इसी तरह से आप अपने इंडिया में देखो, पार्थेनियम ग्रास, अपने इंडिया में देखिए आप आइकोर्निया, लेंटाना, अरे ये तीनों बाहर वालियां हैं, बाहर से आई है। और जो बाहर वाली होती है, अरे चुप रहो, उसे एक्सोटिक कहा जाता है, एक्सोटिक। और तीनों घातक वीड हैं, तो तीनों की तीनों एक्सोटिक वीड्स है बेटा, एक्सोटिक वीड्स। वीड खरपतवार को कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं बेटा वीड्स। तो ये एक्सोटिक है। और जो घर वाली नेटिव है उसको हम इंडिजीनस कहते हैं, इंडिजीनस नेटिव, एक्सोटिक बाहर वाली। समझ पा रहे हैं आप? कभी क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में क्या कॉमन है, तो यही कॉमन है कि तीनों एक्सोटिक वीड है। लेकिन तीनों एक्सोटिक एक्वाटिक वीड नहीं है। एक्सोटिक एक्वाटिक वीड कौन है? अब एक और बात सुनो, बाहर वाली स्पीसीज को जानबूझ के भी लाया जाता है और अनजाने में भी आती है। जानबूझ के लाया ना आइकोर्निया को। आइकोर्निया के फ्लावर के कलर अच्छे थे, मौ पर्पल, इस तरह के फ्लावर लिखे हैं एनसीईआरटी ने, मतलब व्हाइट पर्पल तरह के, कुछ व्हाइट शेडेड पर्पल कलर के फ्लावर हुआ करते हैं और सुंदर है।
तो सोचा कि यार इंडियन वाटर बॉडीज में लगे रहेंगे तो सुंदर दिखेंगी। अंग्रेज इस पे ज्यादा काम करते थे पहले कि कौन कैसा अच्छा दिखना चाहिए, ये तो ले आए इंडिया में। और अगर ऐसा है तो इसको तो बंगाल का एनवायरनमेंट भारी पसंद आ गया। इतनी भयंकर ग्रोथ करती है कि वाटर बॉडीज को ब्लॉक ही कर देती है। और अगर ऐसा है तो इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से पुकारा जाता है। सही है। अरे इनके आने से क्या हुआ होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। जैसे आइकोनिया को ही ले लेते हैं। जब आइकोनिया ज्यादा ग्रोथ करेगा वाटर बॉडी में तो नेटिव प्लांट सप्रेस, नेटिव प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा तो उस वाटर बॉडी का हर्बियोर नेटिव को खाता था, हर्बियोर को खाना नहीं मिल पा रहा, हर्बियोर मरेगा तो वहां का कार्निवोर भी मरेगा। इस तरह से बेटा अपने आप ही नुकसान होता जा रहा है। इसी तरह से एक और एलियन का एग्जाम्पल आपको देते हैं और वो है अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है क्लेरियास गेरीपाइनस। क्लेरियास गेरीपाइनस ये भी भारी एलियन साबित हुई है। क्यों, कैसे, आओ समझो। इसका लिंक बनाते हैं थोड़ा पहले, दूसरा एग्जांपल देते हैं। आज हमारे फार्मर्स वही क्रॉप उगाते हैं जिसकी यील्ड ज्यादा है। बात सही है क्या? तो जिन क्रॉप की यील्ड कम है उसको किसी ने एक्सटिंक्ट किया नहीं, अपने आप हो रही है। जिन क्रॉप की यील्ड कम है उनको किसी ने एक्सटिंक्ट किया नहीं, अपने आप हो रही है, क्योंकि उनको लगाना ही छोड़ दिया, ग्रो करवाना ही छोड़ दिया, तो वो अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो रही है। आ जाइए अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गेरीपाइनस, हमारी इंडियन कैटफिश, और इसको अगर देखें तो इसकी साइज बड़ी है। जब साइज बड़ी है तो वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है तो पैसा ज्यादा है। तो एक्वा कल्चर वाले जब उनको ये वाली मछली कैटफिश मिलेगी तो क्या वो इंडियन कैटफिश को रखेंगे कि अपने एक्वा कल्चर में? रखना ही छोड़ दिया, इसी को रख रहे हैं। और जब इसी को रख रहे हैं तो एक्सटिंक्ट किया नहीं, अपने आप ही हो रही है इंडियन कैटफिश, कोई ग्रो ही नहीं करवा रहा। तो इस तरह से बेटा भारी नुकसान। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए को एक्सटिंक्शन पे, तू नहीं तो मैं नहीं। ये वही होता है जहां रिलेशन ऑब्लिगेटरी होता है, और ऑब्लिगेटरी रिलेशन बोले तो म्यूचुअलिज्म होता है। तो को एक्सटिंक्शन म्यूचुअलिज्म वाले रिलेशन में आ रहा है, जहां प्लांट नहीं तो पॉलिनेटर नहीं, पॉलिनेटर नहीं तो प्लांट नहीं। ये वहां भी हो सकता है जहां होस्ट और पैरासाइट स्पेसिफिक रिलेशन है, लेकिन बोलते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। यह कहना पड़ेगा कि होस्ट नहीं तो पैरासाइट नहीं, उल्टा मत बोल देना। पैरासाइट नहीं तो होस्ट नहीं, ये मत कह देना, क्योंकि होस्ट तो चाहता ही यही है कि पैरासाइट ना रहे। सही है क्या बेटा? होस्ट नहीं तो, इसका मतलब होस्ट मर रहे हैं तो पैरासाइट भी, इसका मतलब डिजीज साइकिल भी ऑल्टर्ड हो रही है। भाई डिजीज साइकिल पे फर्क पड़ रहा है। आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ डिजीज साइकिल खत्म हो गई, बढ़िया है, लेकिन पहले थोड़ा पीछे आके भी तो सोचो, होस्ट भी तो मर गए। आपने पक्सीनिया का नाम सुना होगा, फंजाई है पक्सीनिया, जो वीट और बारबेरी पे अटैक करता है। वीट प्लेन्स में उगने वाला है और बारबेरी पहाड़ों पे, दोनों प्लांट पे जाके बीमारी करता है। ब्लैक रस्ट डिजीज कोज करता है। व्हाइट रस्ट तो एल्बिगो करता है, ब्लैक रस्ट डिजीज करता है। तो आज अगर वीट और बारबेरी में से कोई एक मर गया तो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो पक्सीनिया भी मरेगा। कुछ बच्चे यहां ऐसा आके मेरे से कह देते हैं कि सर अच्छा ही तो हुआ, पक्सीनिया मर गया, बीमारी कर रहा था। लेकिन मैं उन बच्चों को फिर कहता हूं कि बेटा थोड़ा पहले आके तो सोचो, होस्ट मर गया
तब पक्सीनिया मरा है। मैं मलेरिया खत्म करना चाहता हूं, क्या ह्यूमन को मार दूं? समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर इस तरह से स्पीसीज के साथ साथ डिजीज साइकिल पे भी फर्क पड़ रहा है, ऑल्टर्ड हो रही है। ये कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। कह दे कि उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि डिजीज साइकिल पे फर्क पड़ रहा है। वो भले ही आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि हाँ अच्छा हुआ डिजीज साइकिल खत्म हुई, लेकिन उसके पहले देखो कि होस्ट भी तो मरे हैं। और क्या क्या हो रहा है ये भी जानेंगे हम, अच्छा, अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही ठीक है, ज्यादा भी याद नहीं करवाएंगे आपसे। मामला बहुत टफ हो गया बेटा। हाँ क्या क्या मैं सुन नहीं पा रहा। जूम कल्टीवेशन हैबिटेट लॉस में आएगा। तो कहीं भी हो तो रहा है ना। नहीं, कुछ स्पीसीज जो एंडेमिक इंडिया में है वो तो मरेगी ना। आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, नाना प्रकार के कलर से लिखिए। चलिए बेटा, थैंक यू।